नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश के 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटें, 3 अलग अलग दलों को जनादेश और देश की राजनीति के रणनीतिकारों के लिए बड़ा संदेश। 3 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने सियासी गणित बदला है। बिहार का बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर सिर्फ 3 विधानसभा सीटों के नतीजे नहीं बल्कि आने वाले बड़े चुनावों की राजनीतिक दिशा का संकेत भी माने जा रहे हैं। बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने बीजेपी का मजबूत गढ़ तोड़ते हुए बड़ी जीत दर्ज की है। दतिया में कांग्रेस ने सीट बरकरार रखी, जबकि मांजलपुर में बीजेपी ने अपना किला बचा लिया। यानी 3 राज्यों में 3 अलग अलग राजनीतिक संदेश सामने आए हैं। बिहार के बांकीपुर में बड़ा उलटफेर हुआ। ये सीट बीजेपी का गढ़ थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत जीत वाली सीट थी, लेकिन सियासत के बड़े रणनीतिकार पीके की रणनीति ने यहां बीजेपी का किला ढहा दिया। दतिया में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। ये सीट भी बीजेपी का गढ़ रही। हालांकि 2023 में यहां भी बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा हार गए थे। इस सीट पर भी टिकट से लेकर चुनाव तक सत्ता और संगठन के कई तरह के समीकरण देखने को मिले, लेकिन उपचुनाव में भी जनादेश कांग्रेस को ही मिला। अब उपचुनाव के नतीजों ने सिर्फ सरकार और विपक्ष का रिपोर्ट कार्ड नहीं लिखा, बल्कि आने वाले राजनीतिक समीकरणों की नई पटकथा भी तय कर दी है। इस जनादेश ने सिर्फ जीत हार तय नहीं की, बल्कि भविष्य की सियासत का नया अध्याय भी लिख दिया है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि उपचुनाव का जनादेश 2027 और 2029 की चुनावी सियासत का ट्रेलर है? क्या ये माना जाए कि आने वाले चुनावों का इन नतीजों का कोई असर होगा? अब 3 सीटों का फैसला, भविष्य की सियासी बिसात और आने वाले बड़े राजनीतिक समीकरणों की दिशा और दशा, आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। दतिया की जनता को खूब साधुवाद, सत्ता के दुरुपयोग की पॉलिटिक्स है उसका प्रतिकार किया। मैं अभी केवल इतना कहूंगा कि सबको उनके किरदार मुबारक। देश के 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर हुआ उपचुनाव। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट। उपचुनाव के जनादेश ने राजनीतिक दलों की रणनीति और जनता का मन दोनों को स्पष्ट कर दिया। उपचुनाव में बीजेपी ने गुजरात की मांजलपुर सीट तो निकाल ली, लेकिन बांकीपुर और दतिया में बाजी पलट गई। इन दोनों हाई प्रोफाइल बांकीपुर और दतिया विधानसभा सीट पर दिग्गजों की साख दांव पर थी, लेकिन बांकीपुर में पीके बाजी मार ले गए तो दतिया में बीजेपी का दांव फेल हो गया। बात बांकीपुर विधानसभा सीट की करें तो ये सीट बीजेपी की परंपरागत जीत वाली थी, जो बिहार भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई थी। वे यहां से लगातार 5 बार विधायक रहे थे, लेकिन जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कराते हुए भाजपा के नीरज कुमार को 19,419 वोटों के बड़े अंतर से मात दी। तो वहीं दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,029 वोटों से हराया। अब दोनों ही सीटों पर जीत के बाद जश्न का माहौल है और वादे और दावे भी। और बांकीपुर की जनता ने बड़ा स्पष्ट ये अपनी ओर से और बिहार के लोगों की ओर से ये मत दिया है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और बिहार के हित में, बिहार के बच्चों के हित में, बिहार में एक अच्छे व्यक्ति को, चरित्रवान और काबिल व्यक्ति को बिहार की कमान सौंपनी चाहिए। बिहार में हर हालत में शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन रुके, यही संदेश मैं इस जीत में देखता हूं। दतिया की जनता को खूब 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 साधुवाद, खूब उनका ऋणी और उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव का शंखनाद किया। राहुल गांधी जी के नेतृत्व को देश पसंद करने लगा है। राहुल गांधी जी के उठाए मुद्दों को दतिया की जनता ने सील लगाई है। मैं मानता हूं ये बदलाव देश में भी हो रहा है और ये बदलाव प्रदेश में भी। इन दोनों ही सीटों पर आए परिणामों ने साफ कर दिया कि केवल पार्टी के नाम या पुराने नैरेटिव के भरोसे उपचुनावों की वैतरणी पार नहीं की जा सकती। अब पारंपरिक रूप से भाजपा के मजबूत गढ़ मानी जाने वाली दोनों सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, जिसको बीजेपी नेता जनादेश बताकर समीक्षा की बात कर रहे हैं। चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में
बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ तीनों राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा की सीटें आज़ादी के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं। दतिया उपचुनाव में मतदाताओं ने जो जनादेश दिया, विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को स्वीकारती है। हम परिणामों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा का जो भी निष्कर्ष आएगा उस अनुसार पार्टी अपनी आगामी रणनीति तय करेगी। और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा सिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं। ये विपक्ष के लोगों के तरह लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। देश के 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के जनादेश ने कई बड़े राजनीतिक संकेत दिए हैं। नतीजों की तस्वीर से साफ है कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने भाजपा का मजबूत किला हिला दिया। दतिया में कांग्रेस ने सत्ता पक्ष को बड़ा झटका दिया, जबकि मांजलपुर में भाजपा ने अपना गढ़ बचाकर संगठन की ताकत साबित कर दी। लेकिन इन 3 सीटों के नतीजे सिर्फ उपचुनाव का फैसला नहीं, बल्कि आने वाले राजनीतिक समीकरणों की नई पटकथा भी माने जा रहे हैं। जाहिर है कि आने वाले साल में राज्यों के विधानसभा और साल 2029 के लोकसभा चुनाव में सियासी नैरेटिव सेट भले ही ना करें, लेकिन जीत हार चर्चा का विषय जरूर रहेगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, चलिए, तो बांकीपुर का भी रिजल्ट सामने है, दतिया का रिजल्ट भी सामने है और मंजिलपुर का रिजल्ट भी सामने है। और तीनों ही जगह का सिनेरियो उठा के देखिए तो क्योंकि जहां तक मांजलपुर की बात है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपने गढ़ को बचाया, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन दतिया और बांकीपुर पे सबकी नजरें थीं और काफ़ी चर्चाओं के बाद ये बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर दोनों ही जगह पे त्रिकोणीय मुकाबले जैसा देखा जा रहा था। अब इस त्रिकोणीय मुकाबले में आप देखिए कि दतिया में कांग्रेस और बांकीपुर में प्रशांत किशोर यानी जनसुराज, ये वो प्रशांत किशोर हैं जो रणनीतियां बनाया करते थे और पिछली कई चर्चाओं में सबने इनको कम आंका। सबने कहा कि हाँ, मजबूती के साथ आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन पिछले रिकॉर्ड्स जो इनके इलेक्शन के हुए हैं उसके बाद किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि इस तरीके से जीत दर्ज करके आएंगे, वो भी भारतीय जनता पार्टी को हराकर। तो ये वाकई जिस तरीके से नतीजे आए हैं, चाहे हम दतिया की बात करें, चाहे हम बांकीपुर की बात करें, ये वाकई में आने वाले समय के लिए जो 2027 और 2029 के इलेक्शन होंगे, तो ये जनादेश क्या वाकई उनका लिटमस टेस्ट है? ये वाकई एक बड़ा सवाल भी है और कितना राजनीतिक परिवेश अब हम माने कि बदल सकता है, कितना बड़ा संकेत है ये तीनों नतीजे। सीधे चर्चा पर चलेंगे, मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राजेश कुमार दुबे। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जनसुराज से हमारे साथ नीरज कुमार हैं। नीरज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी से हमारे साथ प्रेम सागर जी हैं। प्रेम सागर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर कुमार राकेश, अब से कुछ देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनका भी स्वागत है। एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रियदर्शी रंजन, उनका भी स्वागत है, अब से कुछ देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे। मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले मैं अनिल जी आपको मांजलपुर के लिए, राजेश जी आपको दतिया के लिए और नीरज जी मैं आपको बांकीपुर के लिए, आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर, मार्जिन कुछ भी हो, जीत जीत होती है, ठीक है। और चर्चा की शुरुआत अनिल जी पहले आपसे, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण सवाल लेकर मैं आ रही हूं। क्या हो गया? मतलब जिस तरीके से बातें हो रही थी, जो तस्वीर दिखाई दे रही थी, स्पेशली बांकीपुर, मतलब ये सिर्फ एक सीट नहीं थी, ये प्रतिष्ठा का सवाल था। कहाँ चूक हो गई? कौन सा फैक्टर था ऐसा जो नहीं चल पाया?
या क्योंकि जनता का जनादेश है, आप भी कहते हैं जनता सर्वोपरि होती है, सभी लोग कहते हैं, कहाँ चूक हो गई? राखी जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनता के दिमाग में कौन सी बात फिट हो जाए वो जनता को ही पता होती है। हमारा काम है अपनी बात जनता के बीच में रखना। जनता को हमारी बात कम समझ में आई और जन स्वराज पार्टी की बात ज्यादा समझ में आई और उन्होंने निश्चित तौर पर उनको जिताया। लेकिन आप एक बात देखेंगे, हमारी हार है, हमारा सोचने का विषय है, हम इस पर सोचेंगे, विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद में जो फैसला होगा पार्टी फैसला लेगी। किन किन क्यों हारे, क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो हमारा चिंतन का विषय है, वो हमारा विश्लेषण का विषय। लेकिन आप ये देखेंगे कि वहां पर मैं उससे कोई खुश होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल वन साइडेड मामला था और एक तरह से तेजस्वी यादव की पार्टी ने तो एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है, चिंता उस पार्टी के लिए भी है कि सिर्फ जमानत जब्त हुई। हम अपनी चिंता को पीछे नहीं हट रहे और सही मायनों में एक जो तीसरा ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है बिहार में ये थर्ड विकल्प के रूप में जन स्वराज पार्टी उभर के आए, जनता स्वीकार करे, किस कारण उठ बैठता है ये समय बताएगा। लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय है, हम बिल्कुल इस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और जनता के आदेश को हम स्वीकार कर रहे हैं। हम जनता के आदेश में कहीं कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन इसी जनता ने 1995 से लगातार हमें जिताया है, लगातार वहां से जीते हैं। तो कहाँ क्या कमी रह गई और इसके अंदर निश्चित तौर पर जो पार्टी का अंदरूनी मामला है, उस अंदरूनी मामले पर भी विचार होगा कि कहां पर गलती हो गई, कहां पर चूक हो गई, किस वजह से हम हारे, वो हमारा चिंतन का विषय है। लेकिन मैं तो बधाई देता हूं बिहार के जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार को कि वो विजयी बने हैं। अब बात करना, प्लानिंग बनाना, कागजों में चीजें पेश करना और मौके पर रिजल्ट देना, अब प्रशांत किशोर जी को की जिम्मेदारी आ गई कि विधानसभा में बात रख करके वो उस ये तुम्हारी बांकीपुर सीट पर किस तरह का काम करके दिखाते हैं, किस तरह का विकास करके दिखाते हैं। अभी उनकी अग्नि परीक्षा भी है, क्योंकि किसी का में कमी निकालना बहुत आसान है। जब हम खुद काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे, रिजल्ट दिखाएंगे, वो एक परिणाम के रूप में दिखाई देता है। तो वो अगले चुनाव में भी, बिहार में जब भी चुनाव होगा तो पूरे बिहार की जनता भी बीकापुर चुनाव को दृष्टि रखते हुए कि उन्होंने वहां पर कितना विकास करा है, जनता की कितने काम करे हैं, क्या क्या करके दिखाया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और उनको एक बिहार विधानसभा में मंच मिल गया, वहां मंच पर भी वो अपनी बात रखेंगे। क्या परिणाम निकलते हैं समान बताता है, लेकिन जनता का फैसला हमें स्वीकार्य है। हम अपनी कमियों को ठीक करेंगे, ठीक करके आगे बढ़ेंगे। जो कमियां रह गई हैं उनको कैसे ठीक करा जाए, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, वो हम करेंगे। गुजरात में पार्टी ने हमें, वहां की जनता ने जिताया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और इसी तरीके से दतिया की सीट में हम देखा जाए तो लगातार हम मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मैक्सिमम लोकसभा सभी लोकसभा सीटें जीती है, लगातार वहां पर जीत कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके अंदर भी दतिया विधानसभा के अंदर कांग्रेस जीती है, हम हारे हैं, इसमें दो राय नहीं है। इस भी हम चिंतन करेंगे कि इसको क्या परिणाम है, क्यों हारे हैं, किस तरीके से इसको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये परिणाम भी हम स्वीकार करते हैं। जनता का आदेश सिरोधार्य है, जनता जो फैसला करती है वो सभी को स्वीकार करना चाहिए और अपनी कमियों को ठीक करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है अनिल जी, जल्दी से वापस आऊंगी। राजेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। राजेश जी, मुझे ऐसा लगता है इस जीत को का श्रेय यदि सबसे पहले देंगे तो जनता को तो देते ही हैं, लेकिन कौन सा फैक्टर चला कि जनता ने जनादेश दिया? अमूमन इससे पहले जितने इलेक्शंस होते आए हैं या उपचुनाव भी होते आए हैं, सब जगह कमल खिलता देखा हमने, लेकिन ये 2 सीटों पर जो झटका भारतीय जनता पार्टी को मिला, ये आने वाले समय के लिए क्या संकेत देता है? कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखती? राखी जी, आफ्टर पोल आपके न्यूज चैनल पर
विषयगत चर्चा हुई थी और हमने इस विषय को रखा था। परिणाम आज आए हैं, लेकिन हम वर्तमान जनादेश पर अपने विश्वास को हमने व्यक्त किया था और उसके अनुरूप आज परिणाम आया है। आपके ही चैनल पर हमने ये कहा था कि अमूमन उपचुनाव जो होते हैं वो रूलिंग पार्टी के फेवर के होते हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन का दमन करना चाहती है और किया, किसानों की नहीं सुन रही है, उसके बाद नौजवानों की नीट की परीक्षा को लीक करना, नौजवानों को आपस में छात्रों को लड़ाने की विभीषिका बनाना, यूजीसी में छेड़छाड़ करके गलत रास्ता अपना करके, उसके बाद जो है जो परीक्षार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए और भविष्य सुरक्षित करने के लिए आंदोलनरत हुए, उन पर पायलट गन चलाना और चढ़ावा चोरी करना। माघ मेला में डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा अहंकार में हो गई कि सत्ता में आई, उसके सर्वोच्च धर्म गुरु को गंगा स्नान न करने देना, उनके साथ चलने वाले भटकों की चोटी पकड़ करके पुलिस जो है पुलिसिया तांडव करना, महिला सन्यासियों पर, बुजुर्गों पर जो पुलिस ने बूटों से प्रहार किया, ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे एकत्रित होकर के पूरे भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के विरुद्ध एक जनाक्रोश में ये माहौल बदल चुका है। और आपको हमने उसी विश्वास पर कहा था कि स्थानीय और जो ये ज्वलंत मामले हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का चढ़ावा चोरी का मामला है, छात्रों को विरुद्ध दमनकारी नीतियां हैं और अपने जो है किसानों के विरुद्ध दमनकारी नीतियां हैं, इनकी रीत नीति के विरुद्ध जनादेश आएगा। उसके अनुसार आज परिणाम आया है। हम दतिया और बाकी पूर्व की जनता को साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। और राखी जी, यह जो हार हुई जो है बिहार में, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी की हार नहीं हुई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जो वहां की डबल इंजन की सरकार है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर हार हुई। पूरी भारतीय जनता पार्टी के पूरे जो है आप कह लीजिए, और उनके जो मुखौटा बन के घूमने वाले लोग हैं, पूरा उनके संगठन की हार हुई। बिहार की जनता को एक जो है काले कारनामे वाले जो है, जिसका जीवन काल रहा हो, ऐसे मुख्यमंत्री को वहां देने का काम किया, उसको भी जनता हजम नहीं कर पा रही है। और तमाम ये सारे मुद्दे हैं और यह इतिहास गवाह है, भारत के लोकतांत्रिक चुनाव का इतिहास गवाह है कि जब जब उपचुनाव सत्तारूढ़ दल हारता है तब तक उसकी सत्ता से विदाई होती है। ये हम आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को आपके दर्शकों से कहना चाहते हैं। ठीक है। और फिर से अपने जो है दतिया और बांकीपुर की जनता का हम अभिवादन करते हैं और देश को बचाने के लिए, नौजवानों को बचाने के लिए जिस तरह से जनादेश दिया है, हम समझते हैं भारतीय राजनीति का यह टर्निंग पॉइंट है। इसके लिए जितना हम साधुवाद दें, जितना ही जो है धन्यवाद दें, दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मतदाताओं का वो कम है। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है राजेश जी, जल्दी से वापस आऊंगी। नीरज जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ नीरज जी, आपकी आवाज आ रही है। कौन सी रणनीति से चले थे जनसुराज को? आंक तो रहे थे, पर इतना नहीं आंक रहे थे कि आप तो जीत के ही निकल आएंगे। लेकिन हाँ, जीत के साथ साथ चुनौती होगी। सभी को लगता है, जैसे अनिल जी भी अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले, कि अब चुनौती होगी। अभी तो बाहर से अटैक करते थे, अब तो मौका मिल रहा है विधानसभा में जाकर बात करने का, तो बड़ी एक चुनौती होगी। और बड़ी पार्टी के रूप में आपको वो खुद भी स्वीकार रहे हैं कि एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इस जीत का श्रेय मैं बांकीपुर की जनता को, तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को मैं दूंगा। ये जीत हमारी रणनीति तो है, लेकिन बांकीपुर के क्षेत्रों में जो मोदी जी कह के गए थे कि पटना के बांकीपुर के मैं बेंगलोर बनाऊंगा, मतलब आज जाएंगे पटना के बांकीपुर तो सबसे ज्यादा गंदी बस्तियां उस क्षेत्र में आपको मिलेगा। पूरी तरीके से पिछड़ा क्षेत्र है।
नितिन नवीन जी ये मान के चल चुके थे कि 35 वर्षों से हमारी जमींदारी प्रथा चलता है, इस सीट को हम किसी भी स्तर पे जीत लेंगे। अब इनके नेताओं को देखिए, संजय जायसवाल जिस प्रकार से बयान दे रहे थे कि इस क्षेत्र की जनता कुत्ता बिल्ली है, हम किसी को भी उतारेंगे तो जीत जाएगा। इनके अहंकारी घमंड ने इनको ले डूबा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपने भी चर्चा कर रहे थे कि सम्राट चौधरी जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया। अरे भाई, बिहार चाणक्य की भूमि है, बिहार आपका जो है चंद्रगुप्त मौर्य की भूमि है। बिहार में हमेशा मगध साम्राज्य से लेके बड़े बड़े साम्राज्य बने हैं जो अपने दम योग्यता पे बने हैं। इन्होंने बिहार की अस्मिता को जो है शर्मसार कर रहे थे, 7वीं फेल मुख्यमंत्री दे दिए थे, हत्यारा मुख्यमंत्री दे दिए थे। चुनाव हुई थी नीतीश कुमार जी को, लेकिन बना दिए सम्राट चौधरी। जब देखेंगे तो इनका केंद्र से लेकर राज्य स्तर पर तानाशाही रवैया था। जिस प्रकार से जेएनजी बच्चों को पीटा गया, ट्री स्टूडेंट जो था उसको पीटा गया। अब बिहार के जनता ने सोच लिया कि हमने सारी पार्टियों को देख लिया, क्यों ना हम मौका जो है प्रशांत किशोर को दें। आने वाले भविष्य में एकमात्र पार्टी दिखेगी बिहार में तो जनसुराज दिखेगी। आज मैं आपको कहानी बताता हूँ। जब मैं काउंटिंग में थे तो इनकी हार हो रही थी, एक भी कार्यकर्ता नहीं थे। अब सब कार्यकर्ता कह रहा था भैया हम अब जनसुराज ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी भ्रष्टाचारों का पार्टी है, बीजेपी लंपट अपराधियों का पार्टी हो चुका है, बीजेपी में कोई नैतिकता नहीं है। बिहार की जनता बदलाव चाह रहा है, बिहार की जनता चाहता है कि नैतिकता के साथ अच्छे तरीके से शासन होता। अब सोचिए नितिन नवीन जी का आप दुख देखेंगे, हमें बहुत हंसी आता है कि भैया नितिन नवीन जी बिहार में सेमीकंडक्टर जब चिप लगाते हैं आप, तो बिहार की जनता का फायदा होता। लगता है गुजरात में धन्यवाद ये देते हैं। वो आप एक्सपायर नेता जिनको बोल सकते हैं रविशंकर जी, उनका बयान जो है बड़ा अजीब अजीब बयान आ रहा था। अब बिहार की जनता जागा। यहाँ की जनता से जब मैंने सर्वे किया, मैं खुद वार्ड 16 का यहाँ का मैं प्रभारी था, तो मैंने ग्राउंड पे जब देखा तो उसी समय समझ में आ गया कि प्रशांत किशोर जी को पूरे बिहार जा रहा है। क्योंकि प्रशांत किशोर जी कह रहा था कि भैया वो लड़ेंगे तो हम लोग देंगे। मानते हैं कि एक सीट से हमारा जो है किसी का सरकार ना बनेगा ना बिगड़ेगा, लेकिन प्रशांत किशोर जी के जाने से 242 विधायक काम करेगा, हमारी गारंटी है। क्योंकि एक पढ़े लिखे व्यक्ति गए, उनको जाना बहुत जरूरी था। बिहार पूरे विपक्ष विहीन हो गए थे। आरजेडी को आप देखेंगे तो कहीं दिखता नहीं है। तो लोगों को लगा कि प्रशांत किशोर एक बड़े इंसान है और हमारे लिए जो है एक देवता बन के आएंगे। बात सही है, अभी तो हमारी जीत हुई है, एक हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन पटना की आज जो परिस्थिति है, दुनिया की सबसे पुरानी राजधानी कहा जाता है पटना को, आज बद से बदतर स्थिति में कोई पहुंचाया है। तो विगत 35 वर्षों में डबल इंजन की सरकार और आरजेडी की सरकार, आरजेडी को जो कह रहे थे जंगल राज है, इन्होंने सम्राट चौधरी के माध्यम से महाजंगल राज स्थापित किया। बेवजह के भरत तिवारी की हत्या करवाया, बेवजह के बंटी यादव का हत्या करवाया, बेवजह का देखेंगे तो बिहार में एनकाउंटर का लाइन लगा दिया। बिहार अभी पूरे तरीके से कुशासन की गोद में चली गई है। ये बीजेपी वालों जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, जिस प्रकार से शिक्षा को जो है एकदम निचला स्तर पर ले चल गए, जिस प्रकार से स्वास्थ्य को निचला स्तर पर ले चुके हैं, पूरे की पूरे कुशासन महाजंगल राज जो है इन्होंने स्थापित किया। तो बिहार की जनता भी इनको माफ नहीं करेंगे। हम फिर से कहना चाहेंगे कि बांकीपुर तो भी हमारा झांकी है, अभी पूरा बिहार बाकी है। 2029-38 में भी इनको हराऊंगा, ये बात गांठ बांध के रख ले। आज आप देखेंगे इन लोग जो है विधवा विलाप करने लगा। हाँ ठीक है नीरज जी, मैं जल्दी से वापस आऊंगी। बाकी मेहमानों की भी प्रतिक्रिया आ जाए, मैं जल्दी से वापस से समय दूंगी आपको। प्रेम सागर जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहे हैं। प्रेम सागर जी, आरजेडी के लिए तो ये पहले मंथन का विषय है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल के रूप में आरजेडी को देखा जाता था, यहाँ तो आरजेडी भी नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि कहाँ चूक हो गई। पीके आए या जनसुराज आई वो तो चलिए सेकेंडरी हुआ, या बीजेपी हार गई सेकेंडरी हुआ, लेकिन आप लोगों के लिए बड़ा विषय है कि आप लोगों से कहाँ चूक हो गई। देखिए, देश के अंदर एक बदलाव का लहर है और बीजेपी के अगेंस्ट में देश के अंदर में बदलाव का लहर है। चाहे दतिया उपचुनाव हो, चाहे बांकीपुर का हो, और विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बिहार में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। और जो एक बड़ा जो पॉपुलेशन है जेएनजी का, जो कि आज देश में बीजेपी के अगेंस्ट में खड़ी है, और लोगों ने देखा कि जिधर हवा है
हवा का रुख लोगों ने अपना लिया और लोगों के दिमाग में था कि जो है जो 35 साल से बीजेपी कह रही है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये परंपरागत सीट है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो साख था वो राख में चला गया बिहार में। तो पूरी तरीके से ये जनता की जीत मानी जा सकती है। जनता ने मन बनाया कि बांकीपुर में बदलाव होना चाहिए और लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया। कई मतदाता को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि एक सीट से सरकार आरजेडी की नहीं बनेगी। हो सकता है कि जनस्वराज के जो लोग थे वो जनता में ये विश्वास दिला दिए कि लड़ाई हमसे है, और जनता और जेएनजी क्योंकि बहुत बड़ा पॉपुलेशन है तो जेएनजी ने जनस्वराज की तरफ रुख अपनाया है। खैर जो भी हो, जीत होती है। मैं जनस्वराज पार्टी के जो संस्थापक हैं उनकी जीत हुई है, उनको बधाई देता हूं। और इससे एक सीख मिलती है कि जनता पूरी तरीके से पूरे देश में बीजेपी के अगेंस्ट में जा चुकी है, जो कि आने वाले चुनाव में भी ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है प्रेम सागर जी। कुमार राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। कुमार राकेश जी, जो भी नतीजे आए हैं कैसे आप इनको देख रहे हैं? क्योंकि दतिया में भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं झटका लगा, बांकीपुर जिसकी उम्मीद कोई भी नहीं कर रहा था, ये मतलब एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पार्टी खुद थी कि यहाँ से तो हमारी जीत होनी ही होनी है, वहां से भी झटका लगा। क्या एक फैक्टर देख पा रहे हैं? दतिया का विश्लेषण तो राकेश जी आप ज्यादा अच्छे से करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में हैं आप, लेकिन जो तीनों सीटों का देखा जाए कि दतिया और बांकीपुर और गुजरात के, तो गुजरात में बीजेपी ने अपनी सीट बचा के रखी है, जो भी साख बचा के रखी है, लेकिन जो बांकीपुर में हुआ सबसे अप्रत्याशित है। मतलब अभी जो बोल रहे थे प्रवक्ता, शायद जनस्वराज के प्रवक्ता थे आरजेडी के, कांग्रेस के, स्वाभाविक है जो उनका विश्लेषण है अपने हिसाब से आज की तारीख में जो आम जनता की फीलिंग है उसको लेकर के एक जायज है और उचित भी है। और ये जो पूरी प्रक्रिया से गुजरी है पार्टी भाजपा, खास करके बिहार में, वो वाकई चिंता और चिंतन का मसला है भाजपा के लिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो 5 बार से लगातार जीत रहे थे वो उनकी सीट हार जाए बीजेपी। कारण जो भी रहा हो, कारण को वो पार्टी है अपना आत्मविश्लेषण करेगी, लेकिन उसका तो यदि आउटकम यदि कहा जाए या विश्लेषण कहा जाए, उसमें जो भी विपक्ष के लोग बोलेंगे फिलहाल कम है। लेकिन दतिया की जो बात है, दतिया में नरोत्तम मिश्रा वाला जो मामला था उनको मनाने की कोशिश की गई, उनकी एक परंपरागत सीट थी, तो ये जो उनके साथ किया गया, चाहे जो भी कारण से किया गया, वो अलग मामला है। चाहे शिवराज जी को हटा करके मोहन यादव को दिया गया, जहां वो किसी गिनती में नहीं थे, कभी उनके सरकार में मंत्री थे। तो पार्टी के अंदर भी मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो पुरानी भाजपा और नई भाजपा, उसमें भाजपा वालों को विश्लेषण करना चाहिए कि 2014 के पहले की भाजपा, 2014 की बाद की भाजपा, उसके बाद जो भाजपा में करीब 116 एमपी यदि मैं आंकड़ा देखूं तो कांग्रेस के बैकग्राउंड से आए हैं, कहीं कहीं से मिले हुए। अभी भी 8-9 मंत्री हैं जो कांग्रेस के बैकग्राउंड से हैं। तो एक अच्छी प्रवृत्तियां और बुरी प्रवृत्तियां, अच्छे गुण और बुरे गुण, वो कहीं न कहीं संगत से गुण होते हैं। संगत कहीं न कहीं वो प्रभावित कर रही है भाजपा के संगठन में भी और सरकार में भी। उसका कहीं कहीं प्रभाव तो दिख है, या सरकार में बैठे लोग हैं या संगठन में, उनको तो आज विश्लेषण करना पड़ेगा। ऐसा यदि वो बार बार भाई साहब बोल रहे थे अभी जनस्वराज के साथ प्रवक्ता थे कि बांकीपुर बहुत गंदा है, सफाई नहीं है, तो सफाई नहीं है तो उसमें तो वो गलत क्या बोलेंगे, सही वो सब दिख रहा है तो बता रहे हैं। या पटना को कहा था कि बांकीपुर को बेंगलोर बना देंगे, यदि नहीं बना तो उसमें शासन के लोग हैं जिम्मेदार तो हैं ही। यदि किसको आप बैठाते हैं नहीं बैठाते हैं, लेकिन जो शासन की शैली है या जो काम किया जा रहा है सरकार के लिए, वो नीचे तक पहुंच नहीं रहा है। क्यों नहीं? 3 सिस्टम है, पीएम सीएम डीएम का हमारे पास सिस्टम है। यदि उसमें हर सिस्टम कहीं कहीं काम नहीं करेगा तो बाधाएं होगी, विकास प्रभावित होगा। और उसपे जो भी लोग बोले, हालांकि भाई साहब राजेश दुबे जी बोल रहे थे सनातन को लेकर के ऐसा हुआ नहीं हुआ, लेकिन राजेश दुबे की हिम्मत नहीं होगी बोलने के लिए कि मदरसा में जो यौनाचार होता है, जो लूट होता है, या अभी
3-4 मामले हैं क्रिश्चियनिटी के, चर्चों में 7,000 करोड़ का घपला किया वहाँ के फादर्स ने और बारे में, उस पर ये नहीं बोलेंगे। उनकी प्रतिबद्धता है कुछ मुसलमानों के प्रति, कृष्ण के प्रति। हिंदुत्व को होकर के हिंदुत्व के बारे में बोलना ये इनकी पार्टी की कमजोरी है या पार्टी की प्रतिबद्धता है, तो उसमें वो बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो उनका अपना पार्टी का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार नहीं हो सकता क्योंकि संविधान को लेकर के कोई काम नहीं कर रहा है। तो जो स्थिति आज की तारीख में है, और चाहे वो दतिया की बात हो, वहां पर स्वाभाविक है जब नरोत्तम मिश्रा जैसे दिग्गज को आप किनारे करेंगे, उनके जो कार्यकर्ता है कहीं के रूप दिखाएंगे। वो केंद्रित रहते, सोचना चाहिए था उनको उनके जगह कौन या उनके अनुसार क्या, जो मान मनोवल हुआ, चाहे जितनी नौटंकी हुई, इतना ड्रामा हुआ, जो भी किया गया, आखिर उनको क्या गेन किया पार्टी ने। अब ठीक है, नई पीढ़ियों को लाके दीजिए, लेकिन पुरानी पीढ़ियों को सम्मान के साथ रखिए तो सही। ये पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं जिससे मेरी बातचीत होती है, उनका दर्द तो है ही, जो 40 साल दिया जिसने पार्टी को, जिसने 35 साल दिया या 50 साल दिया, और किनारे बैठे हुए हैं बीजेपी में। जो अभी 8 साल 10 साल बारे वाले आए, वो इन कहीं बैठे हुए हैं, पोस्ट पे बैठे हैं, सरकार बैठे हैं, संगठन बैठे हैं, प्लम पोस्ट पे बैठे हैं। वो कोई कारण तो है पार्टी के अंदर, तो उनको विश्लेषण करना ही पड़ेगा, कैसे करना है, नहीं करना है। और यहाँ जो गुना भाग है जो बांकीपुर का है, उसमें कहीं न कहीं 19,000 वोट से जीते हैं, नंबर ज्यादा हो या कम हो, जो भी कंस्टिट्यूएंसी है उसमें उनको चिंता तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हार हुई है तो हारने के तो बोलने वाला कोई नहीं होता, जीतने वाले का तो ढोल बजाने वाले 50 मिल जाते हैं। तो ये एक नेचर का, प्रकृति का नियम है। जहां तक दतिया की बात है, वहां सबको पता है कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर गैप हुई, नहीं हुई। हालांकि फिर उसमें से रास्ता निकलेगा, शायद उन नरोत्तम कारण हार गए, या लेकिन जबकि वो साथ में थे, साथ जा रहे थे। तो आप जब पब्लिक के, पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को, भावनाओं को, चाहे कांग्रेस में हो, कांग्रेस में भी ये वृत्ति आ गई है, चाहे वो बीजेपी में हो या लेफ्ट में हो, जो पुराने लोगों को अधिक दरकिनार करेंगे, अधिक उसमें उपेक्षा करेंगे, वो कहीं न कहीं आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। रही बात प्रशांत जी की बधाई के, बस 2-5 सेकंड ले रहा हूँ। प्रशांत जी बधाई के पात्र हैं, जनसुराज के एक नए विचार लेके आए थे। हालांकि उन्होंने 2014 का जो चुनाव हुआ, बीजेपी जीती थी, उनमें उनका श्रेय जाता है, उनका इलेक्शन मैनेजमेंट जाता है। उसके अलावा उन्होंने पिछले बार पश्चिम बंगाल का चुनाव जितवाया, फिर उन्होंने डीएमके का चुनाव जितवाया। उनकी जो इलेक्शन स्टडी है, 2 चुनाव उन्होंने नीतीश कुमार का जितवाया। तो जो लोग कह रहे थे कि जो सबको चुनाव जिताने वाला इस बार कैसे हार गया, तो अब उनकी आवाज वहां सिस्टमेटिकली जाएगी, वो बात रखी जाएगी। और लोकतंत्र में, सजीव लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना अति आवश्यक है, अधिक किसी कारणवश नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए चिंता और चिंता का कारण है, और इस पर सबको मिलकर विचार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। प्रियदर्शी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। प्रियदर्शी जी, क्योंकि हम तो तीनों ही सीटों पे बात कर रहे हैं, लेकिन दतिया और बांकीपुर की चर्चा इसलिए ज़्यादा अहम हो जाती है क्योंकि यहाँ दोनों जगह से भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है, जिसकी उम्मीद नहीं थी, बांकीपुर से तो बिल्कुल नहीं थी। तो एक तो मुख्य सवाल है, दतिया पे एक छोटा सा विश्लेषण आप बिल्कुल दीजिएगा, लेकिन बांकीपुर में हार का एक मुख्य कारण आप क्या देख पा रहे हैं, एक अहम सवाल। दूसरा अहम सवाल ये है कि जनादेश जो आया है वो 2027 और 29 का क्या लिटमस टेस्ट है माना जाए? क्या संकेत आने वाले समय की राजनीति के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यह हार है। प्रशांत किशोर जीते जरूर है, लेकिन उस जीत से ज्यादा मायने इस बात के हैं कि भारतीय जनता पार्टी हारी है। और भारतीय जनता पार्टी, पीएम मोदी जिनको बॉस कहते हैं, उन यानी पीएम मोदी के बॉस कहे जाने वाले नितिन नवीन पूर्व की सीट हारी है भारतीय जनता पार्टी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बड़े मायने हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं दोपहर में जुड़ा हुआ था स्वदेश न्यूज के साथ, तो उस समय प्रशांत किशोर आगे चल रहे थे, दतिया सीट से भी कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे थे, तो उस पर भी मेरी यही प्रतिक्रिया थी कि देखिए। प्रियदर्शी जी, ऑडियो ब्रेक हो रहा है, कुछ नेटवर्क इश्यू है शायद। प्रियदर्शी जी, फोन पे कनेक्ट करें आपको, मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऑडियो ब्रेक हो रहा है सर, नहीं सुन पा रहे हम आपको। प्रियदर्शी जी प्लीज बोलिए। नीरज जी, 1 सेकेंड, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। जनता पार्टी की जो करारी हार, हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है, बोलिए। जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी की करारी हार है, इसकी पटकथा ये जेनजी आंदोलन से पहले भी लिखी जा चुकी थी। इस समय भारतीय जनता पार्टी ने दतिया और बांकीपुर से अपना प्रत्याशी
दिया था, चयन किया था, उसी समय भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में यह बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि उम्मीदवार बदल दिए जाए, और वो भी हॉट सीट पर, वो भी राष्ट्रीय ठीक नहीं था। मुझे लग रहा है कुछ ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है और उसी प्रियदर्शी जी समय को। इस्तीफा कर- क्यों प्रियदर्शी उनको जी नामांकन प्लीज हम फोन पर कनेक्ट करते हैं आपको, क्योंकि ऑडियो ब्रेक हो रहा है बीच में, तो वो प्रॉपर में नहीं, प्रॉपर तरीके से मैं सुन पा रही हूँ। बाकी लोग भी डिस्टर्ब होंगे, वो नहीं सुन पाएंगे। बहुत जल्दी से फोन पे कनेक्ट करिए, जल्दी से। बाकी लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, एक एक करके अपनी बात रखिए। हाँ नीरज जी कुछ कहने, बोलिए। अनिल जी इसके बाद। हाँ एक सेकंड। देखिए मैं एक कहना चाहता हूँ कि अब देखिए क्या है कि लोकतंत्र धीरे धीरे फिर से अपने रास्तों पे आ रहा है। जिस प्रकार से इन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं का हत्या की, एकदम पूरी तरीके से बीजेपी ने एक तानाशाही को चला था। जनता धीरे धीरे चीजों को समझ रही है कि अब नहीं जागे तो भारत में फिर से सामंतशाही या धर्म के नाम पे इतनी राजनीति होगा कि लोगों को जीना हराम कर देगा। क्योंकि जनता के पास जब मैं गया तो उन्होंने सीधा कहा कि भैया हमको धर्म जाति से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी जिस प्रकार से चंदा चोरी किया, हनुमान जी के जिस प्रकार से उन्होंने डांस कराया, जो बीजेपी कह रही थी कि हम भगवान को सबसे बड़ा मानते हैं, वो नितिन नवीन हनुमान जी को डांस करवा रहे थे। ये सारे फैक्टर इनका हार के कारण बना है। और दूसरी बात, इनका अहंकार सबसे बड़ा था कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, हम सबसे बड़ी चीज ये है, हम साम दाम दंड भेद। अरे भैया, रावण का जब घमंड नहीं रहा तो आपका कहां से घमंड रहेगा? बीजेपी वाले प्रवक्ताओं से मैं पूछना चाहता हूं। बांकीपुर की जनता समझदार थी, बिहार की जनता समझदार थी। जिस दिन हम थे, हम बूथ पे भी था, 100 में से लगभग 70 आदमी जो है जनसुराज को जो है वोट दे रहा था, और कह के दे रहा था। पहली बार मैंने देखा उस ग्राउंड पे कि बीजेपी का पोलिंग एजेंट वगैरह फ्रस्ट्रेट था जनता के मैंडेट से। इन्होंने हम लोग को मैंडेट ही इतना दिया कि इन्होंने ईवीएम में चोरी नहीं कर पाया। यदि चोरी करता था, हम फिर से इस बार हम रिकाउंटिंग करवाते, हम लोग पूरे तरीके से तैयारी। तो इनको जनता पूरे तरीके से नकार चुका है, और 2029-30 में पूरे साफ होने जा रहे हैं। ठीक है नीरज जी रुकिएगा। हाँ अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। प्रियदर्शी जी कनेक्ट हो जाए तो प्लीज बता दीजिएगा। राखी जी, पहले तो मैं अपने जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, कम से कम इनको समझदार पूर्वक सॉलिड बात करनी चाहिए। इन्होंने कुत्ता बिल्ली कहा कि कुत्ता बिल्ली सर आपके नेता ने कहा था, संजय जायसवाल जी ने। बांकीपुर के जनता को याद रखिए। अरे सुनने की आदत तो डाल लो। आप जब आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ना। आप अपना हाथ उठाकर अपने बारे में बोल लेना, मैं मना तो नहीं कर रहा। आदत सुनने की डाल लो। मैं क्योंकि अगर इन्होंने बिहार में या किसी भी जगह पर हमारे बीजेपी के किसी भी नेता ने कुत्ता बिल्ली कहा हो तो आरोप मत लगाओ, प्रूफ पेश करो। अरे संजय जायसवाल जी के हैं, आप अपडेट नहीं क्या? आप मोदी जी के साथ आप भी एक्सपायर करेंगे। ठीक है नीरज जी रुकिए। नीरज जी सुनिए, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। आपके पास कोई प्रूफ होगा फिर हम उस पर बाद में आ जाएंगे। अब तो नतीजे आ गए ना, प्लीज एक मिनट रुकिए। हाँ अनिल जी। दूसरी बात, ये बात कह रहे हैं जैन जी का मामला है कि जैन जी को क्या ये हाँ या ना का जवाब दे दें कि जैन जी के आंदोलन में अपराधी किस्म के जो लोग शामिल होते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? आज माननीय सुप्रीम कोर्ट भी यही बात कह रही है। अब बीच में मत बोलो। आप जैन जी के आंदोलन में अपराधी किस्म के लोगों को अगर एंट्री मिलती है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? है, सरकार आपकी है तो आप पहचानो। भैया मेरे सरकार हमारी, जब तो तुमसे पूछ रहे हैं क्या? बीच में बोलनी ज्यादा आदत बीमारी पड़ गई क्या? आप पहचान क्यों नहीं रहे हैं? तीसरी बात क्या है? पहचान ही नहीं पा रहे हैं। जी प्लीज एक सेकंड। अरे भाई सुन तो लो। अरे हम तो पचा रहे हैं, मैंने तो आपको बधाई भी दी है। ठीक है अनिल जी, थोड़ा जल्दी से कंप्लीट करिए। अभी विधानसभा चुनाव इससे पहले हुए थे, इनकी सभी सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई है। सभी सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, आपको जीत मिली है, आपको बधाई है, हम जनता के फैसले स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ईवीएम की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, कांग्रेस के बारे में आप बीच में मत बोलो, बोल लेना। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता करें, माहौल बदल चुका है, बीजेपी हार रही है, उससे बहुत अधिक सुखी है, लेकिन कांग्रेस हार के 100 सैकड़ा पार कर चुकी है। कोई चिंता वाली बात नहीं है, कांग्रेस खत्म हो जाए, कोई चिंता वाली बात नहीं। कांग्रेस का कोई पानी पीने वाला नाम मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन बीजेपी हारनी चाहिए। ये कांग्रेस की सोच है, वो साफ दिखाई दे रही है। इसी तरीके से
आरजेडी के अपने प्रेम सागर जी कहते हैं, यानी उनको ये चिंता नहीं है कि मेरे कैंडिडेट की जमानत जब्त हो रही है, उनको चिंता ये नहीं है कि आरजेडी डाउन जा रही है, उनको खुशी इस बात की बीजेपी हार रही है। तो मैं तो इन सबकी सोच को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इनकी यही सोच बनी रहे कि हम बेशक खत्म हो जाए लेकिन बीजेपी हारे, इसमें इनको सुख मिलता रहे, लेकिन वो सुख लंबा नहीं होगा। बीजेपी वापसी आएगी, अपनी जो कमी रहे उसको ठीक करके हम वापस आएंगे, दोबारा चुनाव जीत करके दिखाएंगे। ठीक है, अब 1 मिनट रुकिएगा। प्रियदर्शी जी की क्योंकि बात नहीं आ पाई थी, दोबारा से वो कनेक्ट हुए हैं, प्लीज वो अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर मैं समय दूंगी। अभी समय बचा है, प्लीज 1 सेकंड रुकिएगा। प्रियदर्शी जी मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज अपनी बात कंप्लीट करिएगा। नीरज जी नहीं, प्लीज अभी नहीं सर। नीरज जी मैं समय दे दूंगी आपको, प्लीज रुकिए। प्रियदर्शी जी बोल नहीं पाए थे, प्लीज रुकिए। हाँ प्रियदर्शी जी बोलिए। जी राखी जी, ऐसा है कि अभी तमाम तरह के विश्लेषण होंगे भारतीय जनता पार्टी की हार पर, लेकिन एक चीज समझने वाली बात है कि विपक्ष और तमाम विश्लेषक इस बात को जोड़ रहे हैं कि जेएनजी आंदोलन का इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण है। लेकिन मेरा मानना है कि जेएनजी आंदोलन से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की हार की पटकथा लिखी जा चुकी। जब उम्मीदवारों का चयन हुआ था, कहाँ होता है, कब ऐसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में? बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी प्रत्याशी ने नामांकन कर दिया हो और उसका नामांकन वापस ले लिया जाए। यानी भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं था, तभी तो उसने अपने उम्मीदवार वापस लिए थे बांकीपुर में। दतिया में उम्मीदवार चयन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो सिरफुटौल था, जो असंतोष था, वो बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में दतिया में हारने वाली है। एड़ी चोटी का जोड़ लगाने के बावजूद दतिया में भारतीय जनता पार्टी हार गई। भारतीय जनता पार्टी जो प्रयोग करना चाहती थी वो फेल कर गई है। प्रयोग ये था भारतीय जनता पार्टी का कि नए जनरेशन को मौका दिया जाए, नए लोगों को मौका दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर बड़ा सवाल ये है कि उन लोगों का क्या, जिन लोगों ने अपनी पूरी जीवन खपा दिया पार्टी के भीतर, उन लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए। उससे भी महत्वपूर्ण ये बात ये कि भारतीय जनता पार्टी अभी के दिनों में अहंकार जो कहते हैं ना, उसकी भाषा बोलने लगी है। भारतीय जनता पार्टी दबे जुबान, कुछ नेताओं ने तो खुली जुबान यहां तक कह डाला कि किसी भी प्रत्याशी को किसी भी सीट से जितवा सकते हैं हम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भूल रही है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए 2024 का लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा था, और उसमें भी सबसे बड़ा कारण यही था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का चयन ठीक तरीके से नहीं किया था। ये दो जो उपचुनाव है, ये भी यही बता रहा है कि आप अगर उम्मीदवारों का चयन खराब करेंगे तो आपको जीत नहीं मिलेगी। अगर आप उम्मीदवारों का चयन ठीक कर लेंगे तो भविष्य में फिर भारतीय जनता पार्टी ठीक हो जाएगी। ये 1-2 सीटों की बात है, 1-2 महीनों की बात है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा फिर से भारतीय जनता पार्टी अगर उम्मीदवारों का चयन बेहतर करती है तो फिर से चुनाव जीतने लगेगी। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद मान लिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने ढलान की ओर बढ़ चली है, लेकिन उसके बाद अप्रत्याशित तौर पर, जिस हरियाणा में कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी उस हरियाणा में बहुमत के साथ आई। महाराष्ट्र में बड़े विरोधी धड़ों ने घेर रखा था, उस चक्रव्यूह को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की। पश्चिम बंगाल, जहां भारतीय जनता पार्टी कभी आई ही नहीं थी, गिरे हुए मनोबल के साथ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल को भी जीत लिया। कारण ये था कि वहां पर इस तरीके से नहीं चल रहा था जो दतिया में चल रहा था, जो बांकीपुर में चल रहा था। अगर ऐसा हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी हो रहा होता तो इन राज्यों में लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। ठीक है प्रियदर्शी रंजन जी, क्या माना जाए फिर अभी जो 2027 या 29 में तो वक्त है, लेकिन 27 तो लगा ही हुआ है, ये जो इलेक्शन है, ये जो तस्वीर अभी के रिजल्ट की आई है, इसका कोई प्रभाव दिखेगा? देखिए, विपक्ष एग्रेसिव होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में सतर्क रहेंगे। उम्मीदवारों को चयन को लेकर के, जातीय समीकरण को साधने को लेकर के। क्या लगता है, दतिया में जातीय समीकरण भारतीय जनता पार्टी का नहीं फेल किया। जो नए जातीय समीकरण पर दाव भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है वो जातीय समीकरण फेल हुए हैं। बांकीपुर में भी फेल हुआ है। नए प्रयोग जो भारतीय जनता पार्टी ने किए, जो उनका
पुराना जो जातीय समीकरण था उसको किनारे करते हुए, हाशिए पर रखते हुए नए समीकरणों को आजमाया, लेकिन वो नए समीकरण पूरी तरीके से विफल रहे। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में देखिएगा प्रयोग को रोक देगी, जो प्रयोग कर रही है उस प्रयोग को रोक देगी और पुराने ढर्रे पर चुनाव लड़ेगी। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत आपको दिखेगी। भारतीय जनता पार्टी सबक लेने वाली पार्टी है और मुझे जरूर ये उम्मीद है राकेश जी कि इन चुनावी परिणामों से भारतीय जनता पार्टी जरूर सबक लेगी। जी ठीक है, कुमार राकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बोलिएगा, इसके बाद राजेश जी आप बोलिएगा। हाँ नहीं, जो भी बातें की जा रही थी, मैं बार बार देखता हूँ विपक्ष के जो भी लोग हैं हिंदू धर्म पे प्रहार करते हैं। तो ये एक फैशन बन गया है जो कि पुराने 214 के पहले जितने शासक रहे हैं उनके पास एक ही एजेंडा था कि हिंदू धर्म पे, सनातन हिंदू पर प्रहार करो और फिर इनको जाति में बांटो और फिर वोट हासिल करो। लेकिन अब वो नहीं होने वाला है और जिनका जो विश्लेषण है, चाहे वो राजेश द्विवेदी है, चाहे वो नीरज जी हैं, जो भी है तो हिंदू, तुमको गर्व होना चाहिए कि वो हिंदू हैं। मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो सनातन हिंदुत्व है उनको गर्व होना चाहिए कि अब हिंदू है। पार्टी और धर्म को अलग देखेंगे तभी जाके बात बनेगी, नहीं तो जो चीजें लेबनान में हुई या 1300 साल में 57 देश जिन्होंने बना लिए और जो एजेंडा था 2047 का PF का, उसमें देर नहीं लगेगा। उसमें राजेश जी भी निपटेंगे और नीरज जी भी निपटेंगे, कुमार राकेश भी निपटेंगे। पहली बात ये है, अब स्वार्थ के लिए, राजनीति के लिए देश को सामने रखना है और धर्म को सामने रखना है, तो दोनों में बैलेंस करना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जो चुनावी समीकरण की बात हो रही है, उस समीकरण में जो भी बातें सामने अभी आई है और आ रही है, उसमें हमारा मानना है कि जैसे अभी प्रियदर्शन ने अच्छी बात कही कि यदि पिछला 2024 चुनाव का विश्लेषण किया जाए कि जो 32 सीटों में कमी आई बीजेपी को, वो विपक्ष के प्रहार के कारण नहीं आई। थोड़ा वो झूठ का प्रभाव पड़ा कि संविधान खत्म कर देंगे, जला देंगे, बदला देंगे, वो झूठ एक्सपोज हो चुका। लेकिन वो बीजेपी को बीजेपी ने हराया, बाहर वालों ने नहीं हराया। ये कांग्रेस के भी लोग मानते हैं, ये बीजेपी के लोग मानते हैं। तो विपक्ष अभी उतना सशक्त नहीं हुआ जितना होना चाहिए। और देश में प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बोलते हैं कि भाई हमारा विरोध करो, विकास का विरोध करो, देश का विरोध नहीं करो। हम यहाँ पूरे देश, राष्ट्रीय भावना पे सबसे मेरी विनती है, सबसे मेरी अपील है कि देश और धर्म को है उसको लेके चलिए और देश को सामने रख करके फिर बातें करें तो ज्यादा अच्छी बातें होती हैं। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, आते जाते रहेंगे, लेकिन देश से बड़ा कोई नहीं और उसके साथ धर्म भी जरूरी है। इसको हम सबको सोचना पड़ेगा, चाहे प्रेम सागर जी हैं, चाहे राजेश जी हैं, चाहे नीरज जी हैं, हम सबको सोचना पड़ेगा कि देश है और धर्म है तो हम हैं, नहीं तो हम भी नहीं है। ठीक है, ये सत्य है। ठीक है, राजेश जी अपनी बात रखिएगा। हाँ राखी जी, अभी बातें उभर के आई, प्रियदर्शी जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा के चुनाव में योगी जी प्रत्याशियों के चयन को लेकर के वो जो है सजग हो जाएंगे इस परिणाम को देखते हुए। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अभी कई विगत 2-3 दिनों से एक न्यूज जो है ट्रेंड हो रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक आंतरिक रिपोर्ट जो है अपने विधायकों के बारे में और अपने सत्ता नीति जिनके मेजॉरिटी के आधार पर वो सरकार चला रही है उसके बारे में एक रिपोर्ट मंगाई, जिसमें आपको जान करके ताज्जुब होगा कि 50% विधायकों के खिलाफ जो है और योगी जी के चेहरे के खिलाफ और 50% इनके जो सीटिंग विधायक हैं उनके खिलाफ जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। ये हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी एक इंटरनल सर्वे कराया उसकी रिपोर्ट है और वो तमाम मीडिया के माध्यम से जनता में तैर रही है। दूसरी बात, डॉक्टर कुमार राकेश जी को हम सुन रहे थे, अभी आपने ये कहा, खास तौर से यह उपदेश केवल हमारे और जन स्वराज पार्टी के लिए इन्होंने दिया कि हम जो है देश और धर्म के बीच बैलेंस बना करके चलें। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम ही हैं जिसने इस देश को बनाया, हम ही हैं जिसने जो है जेल हटने से लेकर के जान देने तक जो है आंदोलन चला करके इस देश की आजादी प्राप्त किया। और देश के लिए हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सर्वोच्च बलिदान दिया, हमारे देश में
श्री राजीव गांधी जी जो हमारे ही पार्टी के नेता थे, सर्वोच्च बलिदान दिया। तो सर्वोच्च बलिदान देने वाले आजादी के पूर्व और आजादी के बाद अगर कोई नेता पाए जाते हैं तो वो हमारे ही कांग्रेस पार्टी में पाए जाते हैं। दूसरी बात, जहां तक धर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी और उसकी मातृ संस्था आरएसएस से बड़ा देशद्रोही और जो है धर्म विरोधी कोई न राजनीतिक दल है न कोई संगठन है। इसके तमाम प्रमाण मिलते हैं। इसलिए जो है हमारे सभी जो धर्म के आयाम हैं उनके विरुद्ध जो है वक्तव्य समय समय पर जारी करना या उसको अमान्य घोषित करने के लिए जो है आरएसएस जानी जाती है। और उसी के पद चिन्हों पर चल करके 500 वर्षों के ऐतिहासिक लड़ाई लड़ने के बाद सर्वोच्च अदालत के माध्यम से जब प्रभु श्री राम का मंदिर बनने का अवसर आया तो उसमें प्रथम दिन से लेकर के ट्रस्ट बनाने से लेकर के एक एक चुन चुन करके चोरों को घुसाने का काम भारतीय जनता पार्टी और जो है के लोगों ने किया। अगर हम ये कहें कि जो है जितने चंदा चोर हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी में हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुहूर्त को लेकर के आप देखें तो कहीं भी जो है एक सामान्य आप अपने कमरे में अगर 2 कमरे का घर बनाते हैं तो उसका भी जो है शिलान्यास करना हो या उसका गृह प्रवेश करना हो तो मुहूर्त। मैं बीच में आपके नहीं बात में 10 सेकंड जोड़ना चाहता हूं। बीच में नहीं बोला, नहीं बीच में मैं नहीं बोला। तो उसके लिए आप जोड़ने की बात कही, अरे मैं जोड़ने की बात कही, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ। आप बीच में ना बोलिए, नहीं बोल रहा हूँ। मैं राखी जी से परमिशन ले रहा हूँ कि आपकी बात में जोड़ना चाहता हूँ। आपकी बात में जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, एक सेकंड आपकी बात को काट नहीं रहा है। राजेश जी, ने देखा कि आरएसएस और भाजपा ने मिल करके जिस तरह से प्रभु श्री राम के मंदिर में जो जो काम किया इन्होंने, चाहे वो शिलान्यास को लेकर के हो, चाहे प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के हो, वो सब हमारे शास्त्रीय परंपराओं के विरुद्ध जाकर के किया, जिसका परिणाम देश को भुगतना पड़ रहा है। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए। हाँ नहीं, राजेश जी ने बात कही ना, इतिहास को डिस्टॉर्ट करने की बात कही। नेहरू जी के कारण देश का विभाजन हुआ, गांधी जी के कहने के बावजूद। नंबर 1 सेकुलरिज्म जोड़ा 1975 में इंदिरा गांधी ने, देश को बर्बाद किया। नंबर 2 सेकुलरिज्म जोड़ा जो देश का कल्चर नहीं था, संविधान का कल्चर नहीं था, प्रियम्बल में तहस नहस किया इंदिरा गांधी ने 1975 में 42nd अमेंडमेंट करके। नंबर 2 और नंबर 3 जो तुष्टीकरण की राजनीति की, 14 ऐसे कानून बनाए जिससे हिंदू धर्म का नाश हो, हाँ, और उसके बाद मुसलमानों का विकास हो। सीधी सी बात है, मैं पूरा फैक्ट डाल दूंगा। राजेश जी बोले, आपने बनाया, आपने बर्बाद कर दिया। ठीक है, देश को बर्बाद कर दिया, देश को तोड़ दिया, तोड़ दिया। एक सेकंड रुकिए, कुमार राकेश जी और राजेश जी, सुनिए। चर्चा इस बात की है कि आज के इलेक्शन, आज के उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो आने वाले इलेक्शन में क्या प्रभाव डालेंगे। ठीक है, पीछे मत जाइए, इतिहास को मत लाइए, वर्तमान राजनीति पे बात कर रहे हैं। प्लीज देखिए, बहुत डिरेल हो जाएगा विषय, बहुत डिरेल हो जाएगा, मत करिए प्लीज। ठीक है, प्लीज एक सेकंड रुकिए, करवा दिया। नीरज जी अपनी बात रखिए जल्दी से। अरे इतिहास आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना, इतिहास पूरा सच्चाई आ चुकी है लोगों के सामने, सच्चा इतिहास, झूठा इतिहास नहीं। नीरज जी कनेक्ट अंग्रेजों ने हिंदू महासभा ही इसीलिए बनाई। नीरज जी अपनी बात रखिए, जल्दी से समय हो गया। ठीक है राजेश जी, कुमार राकेश जी, प्लीज झगड़ा मत करिए सर। पाकिस्तान बना, प्रेम सागर जी मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, कुमार राकेश जी प्लीज एक मिनट। राजेश जी प्लीज, देखिए बहुत अच्छे से चर्चा चल रही थी, बहुत अच्छे से सबको समय दिया, अब इस तरीके से मत डिस्टर्ब करिए, है ना। प्रेम सागर जी मुझे सुन पा रहे हैं? अनिल जी एक सेकंड सर, आपको भी 2 बार मौका मिला, प्लीज 1 मिनट रुकिए। प्रेम सागर जी सुन पा रहे हैं मुझे? जल्दी से अपनी बात रखिए, अनम्यूट करिए। प्रेम सागर जी अनम्यूट करिए, जल्दी से अपनी बात रखिए। शायद मेरा ऑडियो नहीं पहुंच रहा है। प्रियदर्शी जी एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया बहुत जल्दी से आपकी। प्रियदर्शी जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, प्रियदर्शी जी भी कनेक्ट नहीं है। नीरज जी हमारे साथ कनेक्ट हैं तो प्लीज अपनी बात रखें क्योंकि समय भी हो गया। या तो अनिल जी बोलेंगे और फिर मैं आगे बढ़ूं। अनिल जी बोलिए, आप बोलिए।
राखी जी, मैं सिर्फ अपने कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे इंटरनल सर्वे, वो इंटरनल सर्वे क्या जो इनको भी पता चलिए तैर रहा है, ये इनका अपना सर्वे है गुमराह करने के लिए। आप बीजेपी के इंटरनल सर्वे ना कहो। दूसरा ये भी सनातन धर्म के बहुत बड़े पुजारी बन रहे थे। इनके गठबंधन के लोग, इंडी गठबंधन के लोग में जो शामिल हैं, जो सनातन को मलेरिया कहते हैं, डेंगू कहते हैं, खत्म होना चाहिए, उसको वकालत करते हैं, वो इनके इंडी गठबंधन के साथी हैं। आज तक इनके मुंह में ये उसके खिलाफ एक शब्द नहीं निकाल सके। अभी मैं इन्हीं के गठबंधन में के वो लोग साथी शामिल हैं जो उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को शौचालय साफ करने वाले कहते हैं, उनके खिलाफ भी एक शब्द नहीं बोले। और राहुल गांधी जो इनके नेता हैं, वो साधु संतों का अपमान करते हैं, पप्पू यादव को भगवा वस्त्र पहनाकर उसके ऊपर चंदा डालते हैं, चोरी करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, वो भागते हैं। यानी ये साधु संतों का अपमान है। अगर किसी स्टाफ के किसी कर्मचारी ने कहीं कुछ हेराफेरी करी है तो कानून अपना काम कर रहा है। अब कानून अपना काम कर रहा है तो आप साधु संतों को लपेटो, भगवा वस्त्र को लपेटो, ये कहाँ का न्याय है? ठीक है अनिल जी कालनेमी साधु संत बनने की जरूरत नहीं है। आप जो भी है, हिंदू धर्म है, कांग्रेस की पार्टी अलग है, राजनीतिक विरोध हो सकता है आपका हमारा, लेकिन सनातन धर्म में कोई विरोध नहीं हो सकता। अगर वो सनातन धर्म को गाली दे रहा है तो आपको बल्कि राम जन्मभूमि। चलिए, ये क्योंकि मेरी चर्चा का पार्ट नहीं है और मैं इसीलिए पहले भी आपको मना कर रही थी कि डिरेल मत करिए सब्जेक्ट को। विषय इस बात का है कि 2 जगह से बीजेपी को झटका लगा है, मंथन करिए कहाँ चूक हो गई है। कांग्रेस को यदि जीत मिली है तो कांग्रेस के लिए अच्छी बात है, आगे आपको किस रणनीति से चलना है। जनसुराज एक अच्छे से उभर कर आई है, तो जनसुराज आगे किस तरीके से प्रशांत किशोर अपने मुद्दों को लेकर जाएंगे, कितना उनका वर्चस्व बना रहेगा, ये चर्चा का विषय है। और आने वाले इलेक्शन में कितना प्रभाव दिखेगा इस नतीजे का, इस उपचुनाव के नतीजे का, इस पर हमारी चर्चा थी। सनातन पे मत लड़िए सर, हमेशा बहुत मुद्दे मिलते हैं झगड़ा करने के लिए। समय भी हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, सबकी अपनी अपनी बात है, अपने अपने मत है, क्योंकि पक्ष विपक्ष है तो आरोप प्रत्यारोप लगाए बिना तो कभी चर्चा हो नहीं सकती। लेकिन हाँ, जो ये 3 विधानसभाओं के जो नतीजे आए हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। यदि भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है 2 सीटों पर, तो ये उसके लिए बड़ा सवाल है। क्यों हुआ, जो भी फैक्टर इसके पीछे आए, चाहे तो जैसे प्रियदर्शी रंजन जी ने कहा कि जो प्रत्याशी का चयन था उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है, तो ये आगे का मंथन है कि आप आने वाले समय में चुनाव है उसमें कैसे आप कैंडिडेट को लेकर आते हैं। कांग्रेस यदि उभरी है या प्रशांत किशोर यदि आए हैं जनसुराज के साथ, तो किस रणनीति से आए हैं, इसी पर काम करेंगे तो आने वाले चुनाव में सक्सेस होंगे। लेकिन ये बात तो है कि जनता जनार्दन है और उसने दिखा दिया कि कब कौन सी लहर ला दे और कब कौन सा बदलाव कर दे, ये कहा नहीं जा सकता। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।